जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। नाउ वी विल डिस्कस important facts about Tinton Abbey. Tinton Abbey, the famous poem of William Wordsworth, nature poet, वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति के कवि, प्रकृति के पुजारी विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी टिंटन एबे की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आज पोएम को ना पढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक सुंदर सा प्लेस आपके स्थान पे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कितना शानदार सा है। ये है एक टिंटन एबे। जनरली ये टिंटन एबे जो है एक गांव था। क्या था? एक ये गांव, तो टिंटन करके एक गांव था। ये क्या था? एक विलेज। टिंटन एक विलेज था और एबे एक शब्द आया है यहाँ पे, एबे, है ना। एबे का मतलब होता है एक ऐसा स्थान या बिल्डिंग जहां पर मॉन्क्स और नन रहते हैं। मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मठ, ठीक है। तो टिंटन एक विलेज है, एबे नाम की मठ बना हुआ था वहां पे, ठीक है, उस गांव। और वहां पे दो नदियों का संगम था। दो नदियां थी, एक तो थी वाई रिवर और एक और थी सेवन रिवर, ठीक है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस टिंटन एबे को पढ़ते वक्त याद होना चाहिए। चलिए तो लेट स्टार्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट्स है, line composed a few miles about Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during the tour जुलाई 1379। अब आप सोचिए ये इतना बड़ा इसका क्या है, टाइटल है। यानी टिंटन एबे अपने नाम पर एक कविता है। टिंटन एबे एक छोटी सी मतलब बड़ी सी कविता है, परंतु इसका जो टाइटल है वो इतना बड़ा है। कौन सा है? लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग मतलब, अब रिविजिटिंग शब्द आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस टिंटन एबे पर वो कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ पहले भी विजिट कर चुके हैं। कब विजिट कर चुके हैं? वो कर चुके हैं 1793 में। इसका मतलब होता है ये इनकी सेकंड विजिट थी। तो टिंटन एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ की 3 यात्राएं रही। कितनी यात्राएं रही? 1793 वहां पे गए, उसके बाद 5 साल के बाद 1798 में गए, और उसके बाद लास्ट जो वो गए 1741 में। 1741 का मतलब ये हो रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को 1743 में पोएट लॉरेट चुना गया और 1841 में गए वो, और उसके बाद 1850 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी यूं कहें हम कि पोएट लॉरेट से बनने से 2 साल पहले और मरने से 9 साल पहले, यानी 3 बार उन्होंने विजिट करी। उनका बड़ा पसंदीदा स्थान है। और देखो आप इसको देखो तो सही, देखते ही अपने आप को बिल्कुल लगता है 2 नदियों का संगम है और यहाँ पे मठ है, नदियों की कल कल ध्वनि है, पहाड़ है ना, पक्षी हैं, जंगल है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे रिटन बाय विलियम, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट का मतलब होता है 1798 में इन दोनों ने 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके दोस्त थे, कौन थे? एसटी कोलरिज, सिम्युअल टेलर कोलरिज। इन दोनों ने मिलकर इस सबसे पहले लिरिकल बैलाड की शुरुआत करी। किसकी बैलाड की शुरुआत करी वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इस पहली लाइन से हमको क्या पता चला कि इसका जो जो टाइटल है वो टाइटल बड़ा है, जुलाई 13, 1798, ठीक है। यहाँ तक है पूरा इसका। वर्ड्सवर्थ हैज फर्स्ट विजिटेड द वाई वैली व्हेन ही वाज 23 ईयर, यानी 23 साल के थे तब। और 23 साल के कब थे वो? जब 1793 की बात है। इसका मतलब 1798 तक वो रहे, वहां पे दूसरी बार आए। He returned 5 years later, occasioned this poem, which Wordsworth says articulating his belief about nature, creativity and human soul. मानव की आत्मा को, रचनात्मकता को, वो 5 सालों के बाद, जब एक बात बताइए आप खुद ही, जब हम एक स्थान पर हम एक बार जा चुके हैं, वहां पे हमको बहुत अच्छा लगता था, पर जब 4-5 साल के बाद जब हम उस दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमको वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक होती है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था, यहाँ पे नदियों पे, इन पहाड़ों पे बैठकर मैं अपनी कलकल ध्वनि सुन रहा था। इस प्रकार की सारी फ्लैशबैक होती है,
ठीक है। तो जब वो गए 5 साल के बाद 1798 में तब ये हुआ। टिंटन एबे वाज इंक्लूडेड एज द फाइनल पोएम इन लिरिकल बेलाड्स। देखिए ध्यान रखिए, लिरिकल बेलाड मतलब क्या हो रहा है कि ये पोएम का कलेक्शन है। तो अगर लिरिकल बेलाड की बात करें तो लिरिकल बेलाड 4 लिरिकल बेलाड पब्लिश हुए। 1798 में सबसे पहला लिरिकल बेलाड हुआ। इट वाज जॉइंट वेंचर ऑफ सैमुअल टेलर कोलरिज, यानी सैमुअल टेलर कोलरिज और एक और विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों से मिलकर किया। उसमें उन्होंने 23 पोएम करी, 19 प्लस 4, ठीक है। 19 पोएम में से सबसे देखो पहली पोएम थी इसमें, इस लिरिकल बेलाड में सबसे पहली पोएम थी, और वो सबसे पहली पोएम थी आपको द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर। कौन सी थी? द राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर है, ठीक है। ये सबसे पहली पोएम थी। और सबसे लास्ट पोएम कौन सी थी? द फाइनल पोएम थी इसकी। कौन सी? तो लिखा है द फाइनल पोएम इन लिरिकल बेलाड्स एज 1798 कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड्स फेलो पोएट्स। मतलब लिरिकल बेलाड में 23 पोएम थी, उसमें से पहली पोएम कोलरिज के द्वारा लिखी गई थी, राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनर, और लास्ट जो थी वो थी टिंटन एबे रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखिएगा। लिरिकल बेलाड कितने पब्लिश हुए? तो वो 4 बार पब्लिश हुए। सबसे पहले 1798 में पब्लिश हुआ, उसके बाद फिर 1800 में हुआ, फिर उसके बाद 1802 में हुआ, और उसके बाद 1805 में हुआ। यानी इसका मतलब होता है इन पोएम के, और पहला जो कलेक्शन था वो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज का था, एसटी कोलरिज का था। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से पब्लिश किए, और 1800, 1802 और 1805। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टिंटन एबे इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जहां पे विदाउट राइम, अनराइम्ड होता है। अनराइम है, और अनराइम के साथ साथ इसमें क्या होता है? मीटर होता है। तो कौन सा मीटर है? आइएम्बिक पेंटामीटर। देखिए 2 वर्ड यहाँ पे हैं, एक तो ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि आपकी जो राइम होती है, और एक और होता है मीटर। मीटर को मतलब है छंद। राइम नहीं होती है, और एक और छंद होता है। और ब्लैंक वर्स की जगह अगर यहाँ पे फ्री वर्स होता तो न तो राइम होती है और न ही मीटर होता है, ठीक है। तो ब्लैंक वर्स का मतलब होता है विदाउट एनी राइम एंड मीटर एक्सिस्ट। मीटर का मतलब होता है छंद जो है वो वहां पे रहता है। तो ब्लैंक वर्स में लिखी, और आइएम्बिक पेंटामीटर लिखी। अब आइएम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। 5 years have passed 5 summer with the length। ये आपको इस टिंटन एबे की पहली लाइन मिलेगी। आपको उस पहली लाइन से अपन ये डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होता है। सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा आइएम्बिक पेंटामीटर की डेफिनेशन। तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है ईच लाइन हैज 10 syllable। 10 syllable है ना। 10 syllable का मतलब क्या होता है? सेलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला टू, तो इसमें सिलेबल कितने हुए? एक और मैंने बोला फादर, तो इसमें सिलेबल कितने हुए? 2। फादर, तो 2 सिलेबल। तो ईच लाइन हैज 10 सिलेबल। इसका मतलब होता है इसमें सिलेबल कितने होते हैं? 10 सिलेबल। 10 सिलेबल गिनते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आया आपके पास 5, तो ये आपका 1 सिलेबल हो गया। ईयर्स, ये 2 सिलेबल हो गया, ठीक है। ईयर्स में भी 1 ही सिलेबल है। हैव 3, पास्ट 4, 5 5, समर में ये यहाँ से यहाँ तक, ये अगला सिलेबल 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब होता है इसमें कितने सिलेबल है? 10 सिलेबल है, ठीक है। तो आइएम्बिक पेंटामीटर में क्या डेफिनेशन है कि ईच लाइन हैज 10 सिलेबल। ये एक तो लाइन हो गई। उसके बाद इसका फिर और आगे लिखते हैं। क्या सिलेबल हो गया? 10 सिलेबल हो गए। अब हम चलते हैं आगे। विच मतलब ये लाइन है ना। विच मतलब ये सारे सिलेबल आर डिवाइडेड, विच आर डिवाइडेड किसमें? 2 सिलेबल, डिवाइडेड
5 मेट्रिक फीट या मेट्रिकल फीट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फीट क्या होता है, फीट के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो एक ध्यान रखिएगा, 2 सिलेबल को मिलाएंगे अपन, 2 सिलेबल, को मिलाएंगे तो 2 सिलेबल से हमारा बनता है 1 फीट, 1 फुट बनता है। क्या बनता है? 1 फुट। ठीक है, 2 सिलेबल से मिलाएंगे तो 1 फुट बनता है हमारा। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कितने फुट हो रहे हैं, ये आपका 1 फुट हुआ, ये आपके दूसरा फुट हुआ, ये आपका यहाँ पे होगी तीसरा फुट हुआ, यहाँ पे आपका ये चौथा हुआ, और यहाँ पे कितना 5। यहाँ पे इसका मतलब कितने फुट हो गए? 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से आपके पास कितने फुट हो गए? 5 फुट हो गए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 फीट हो गए यहाँ पे। तो 5 फीट का मतलब होता है 10 सिलेबल। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इसलिए 5 है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटा। ठीक है, अगर आपके पास 4 होते तो बोलते टेट्रा, 3 होते तो ट्राई बोलते, 1 होता तो, 2 होते तो, 3 होते तो, इस प्रकार से 8 होते तो ऑक्टा बोलते। ठीक है, 6 होते तो हेक्सा बोलते। तो यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या बोलेंगे? पेंटामीटर। तो यहाँ पर आपको आयम्बिक पेंटामीटर, वैसे आपके सिलेबस में है, उन सब के बारे में डिस्कस हम पूरी तरह से अलग से करेंगे, पर यहाँ पर आया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से अभी हम रब करते हैं। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर है सर। एलिमेंट्स ऑफ द ओड, और ये ओड है। ओड मतलब क्या होता है? जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोलिटरी रिपर भी था पहले, ओड है। ओड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बखान किया जाता है। बखान का मतलब होता है पूरी तरह से, यहाँ पर देखो पूरी तरह से हम देखें तो पूरी तरह बखान किया गया है। ठीक है, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो जो है वक्ता, कहने वाला, वो खुद साइलेंट कहता है किसी को, और साइलेंट लिसनर कौन है यहाँ पे? उनकी सिस्टर डोरोथी है। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। Tintin Abbey, the most obvious setting is the one the title established the way on the banks of the river Wye। ठीक है, बैंक्स मतलब होता है किनारे पर, किनारे पर रिवर जो वाई नदी है और जो वेल्स के पास में है, वहाँ पर टिंटन एबे एस्टैब्लिश किया गया। तो टिंटन एक विलेज है और विलेज के पास में एक एबे है। एबे मतलब मठ है, उसके बारे में। दिस एरिया इज होम ऑफ द र्यून्स ऑफ टिंटन एबे। र्यून्स का मतलब होता है बर्बाद हो चुका है। देखो अब केले क्या होता था, बहुत पुराना था, 1131 में ये लगभग बना था। ठीक है, और उसके बाद बार बार बनाया गया, इसको बनाया, बिगाड़ा, बारह यहाँ पे 400 के लगभग जो हाउस थे, है ना, हाउसेस फॉर मंक्स। मंक्स मतलब होता है साधु के लिए थे। एंड एबंडन इन द 16th सेंचुरी, और वो एबंडन का मतलब होता है वहां पे त्याग दिया गया उसको। ठीक है, 16वीं शताब्दी में लगभग वो त्याग गया। व्हेन इंग्लैंड कन्वर्टेड टू, मतलब एक धर्म, ये एक धर्म का नाम दिया प्रोटेस्टेंट। ये इसका मतलब होता है ये एक धर्म होता है। जो धर्म किसने अपनाया था? हेनरी 8 ने। यानी इसका मतलब होता है हेनरी 1 ने लगभग इसका एस्टैब्लिशमेंट करवाया था। और उसके बाद धीरे धीरे, और आज की तारीख में लगभग ये एक र्यून मतलब होता है उजड़ा हुआ सा है, पर वहां पर आज भी प्रकृति की सुंदरता उसी प्रकार से विद्यमान है। ठीक है, चलिए। द पोएम इज रिटन डेका सिलेबलिक ब्लैंक वर्स। ये तो लिख ही चुके हैं अपन कि ये ब्लैंक वर्स में है, और कंप्राइजेस वर्स पैराग्राफ रादर देन स्टेंजास। यहाँ पर क्या होता है, स्टेंजा के बजाय जनरली क्या है, ये इसमें है, पैराग्राफ के रूप में है। ठीक है, आपको पता है ये पूरी जो पोएम है वो लगभग 100, देखो इसमें 2 चीजें हो सकती है, 162 लाइन भी हो सकती है और एक और 159 लाइन भी हो सकती है। इन दोनों के बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि जब इस पोएम को आप प्रिंट आउट करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड पैरा आता है उसमें आधी लाइन लिखी हुई है। तो आधी लाइन में तो आयम्बिक पेंटामीटर तो होगा नहीं सर, तो इसलिए वो क्या होता है, उसको लाइन मान लिया जाता है। तो जो लोग उस आधी लाइन को अगर मान लेते हैं तो वहां पर आधी इस प्रकार से
3 लाइनें हो जाती है और वो 3 लाइनें मिलकर आपके पास 162 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 162 लाइनें। और अगर उनको नहीं करें तो आपकी लाइनें कितनी हो जाएगी? 159। इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये 159 लाइनों की ही पोएम मानी जाती है। 162 भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसको डिवाइड करने की बात करें तो ये पोएम जो है ये डिवाइड किस प्रकार से है इसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैंने इसमें लिखा नहीं है कि ये कविता जो है 5 स्टेंजा में बढ़ती है। कितने में बचती है? 5 स्टेंजास में बढ़ती है। और 5 स्टेंजा में पहले स्टेंजा जो होता है 2 3 4 5, पहला स्टेंजा 22 का होता है, दूसरा स्टेंजा 28 का होता है, तीसरा स्टेंजा 9 लाइन का होता है, चौथा 54 लाइन का होता है और पांचवा 49 लाइन का होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 159 वाला मामला होता है ना, वो कहाँ पे गड़बड़ी करता है? अगर इन सबको करें तो ये 162 लाइनें की लगभग होती है, लगभग नहीं, डेफिनेटली इतनी होती है। उसके बाद जब जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें 28 लाइन है, तो इसमें क्या होता है कि 28 लाइनों में शुरू की लाइन थोड़ी सी अधूरी होती है और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इसको 27 लाइन ही मान सकते हैं अपन, तो एक लाइन यहाँ पे कम हो गई। उसके बाद जब हम चलते हैं तो यहाँ पे 9 लाइन में से भी एक लाइन अधूरी मानी जाती है, तो यहाँ पर 8 लाइन हो जाती है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर जब एक ये 54 स्टेंजा वाला होता है अपना, वहां पर भी इस प्रकार की एक लास्ट लाइन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 54 की जगह कितनी हो जाती है? 53 लाइन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कर करके क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है पूरा, ये 3 लाइनें कम हो जाती है, इसलिए इसका 159 हो जाता है, ठीक है। बस इस प्रकार से, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको स्टेंजा 162 है और ये भी है, ठीक है। पर अगर आइएम्बिक पेंटामीटर में अगर मापना है, जिसमें आपको पता है कि हर लाइन में आपके 10 सिलेबस होना चाहिए, तो डेफिनेटली 159 लाइनें ही आपके पास है, ठीक है। अंडरस्टूड? मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे द पोएम ये हो गया, इट इज डेजिग्नेटेड एज लैंडस्केप और कन्वर्जेशन पोएम। ये क्या है? एक कन्वर्जेशन है। लैंडस्केप का मतलब होता है कि ये एक किसी स्थान के बारे में, व्यक्ति मतलब एक विशेष स्थान के बारे में कहा गई। और जब कोई पोएम विशेष स्थान के बारे में कही जाती है तो उस पोएम को कुछ एक अलग से स्पेशल नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कविता को जब हम पढ़ेंगे इन 159 या 162 लाइनों को, तो उसमें सबसे पहले होती है सीन सेटिंग। सीन सेटिंग का मतलब होता है जो दृश्य कवि वहां पर देखता है उस दृश्य का वर्णन किया जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद वो लौटता है। तो पहली लाइन उसमें जो होती है कि 5 साल बाद, है ना, 5 ईयर हैज पास्ट, मतलब 5 साल गुजर चुके हैं। तो जब वो देखता है तो वहाँ की पूरी सीन सेटिंग करता है कि मैं जब वहाँ पे था तब कैसी थी। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ द लैंडस्केप, है ना। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो अपना लैंडस्केप। लैंडस्केप कौन सा है? टिंटन एबे। और टिंटन एबे के बारे में जो स्थान है उस स्थान का अनुभव बताता है। और तीसरी जो लाइन होती है उसमें एड्रेस करता है अपने साइलेंट लिसनर को। और साइलेंट लिसनर कौन रहती है? उसकी जो सिस्टर होती है डोरोथी, उसको करता है, ठीक है। देखो लाइन 1 से 49 तक ही डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वाई रिवर, यानी वो वाई रिवर जो है उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। और ही हैज बीन विजिटेड दिस प्लेस 5 ईयर्स बिफोर, वो 5 साल पहले जब वो आया था, मतलब 1793 में लाया था, और वो जब फिर से विजिट कर रहा है तब उसका वर्णन करता है। 49 से 111 की लाइन में पोएट जो होता है रश्ड, मतलब बहुत तेज तर्रार, इंथुसियास्टिक मतलब होता है बड़े उत्साह के साथ, अबाउट द लैंडस्केप विद द इनसाइट ही फाइंड्स इन नेचर। कहता है द एंकर ऑफ माई प्यूरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड साउल। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है वो। मतलब ये जो प्रकृति है मेरी नर्स है, मेरी गाइड है, मेरा गार्जियन है, मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, ये प्रकृति सब कुछ है। यहाँ पर ये लैंडस्केप का वर्णन करता है। और 111 से लगाकर 159 तक, मतलब जो लास्ट लाइनें कह सकते हैं, उसमें वो अपने जो बहन है उसको एड्रेस करता है। और उसमें बोलता भी है, क्या बोलता है? माई डियरेस्ट फ्रेंड। वो अपनी सिस्टर को फ्रेंड भी बोलता है। माई डियर डियर फ्रेंड, मेरे मेरे प्यारे दोस्त। वो कौन है? उसकी सिस्टर है डोरोथी। और थ्रू आउट द पोएम, इस पूरी पोएम में डोरोथी इज रिफर्ड टू एज फ्रेंड।
डोरोथी का किस प्रकार से रिफर किया जाता है, फ्रेंड के रूप में यानी दोस्त के रूप में रिफर किया जाता है। देखो इसकी पहली लाइनें जो है मैं बता भी देता हूँ, जैसे ये लिखा है ना 5 years have passed 5 summers with the length, ये पूरी जो है यहाँ पर पहली बार वो आपको क्या करता है, ये सीन का वर्णन करता है, उसके बाद एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद अपनी सिस्टर डोरोथी को साइलेंट लिसनर के रूप में, और साइलेंट लिसनर के रूप में है तो डेफिनेटली ये इसीलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाता है। तो ये ओड भी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है और साइलेंट लिसनर के रूप में डोरोथी है। ठीक है, तो ये टिंटन एबे के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़े। आशा करता हूँ कि समझ में आ गए। इनमें से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमसे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, ऑफलाइन कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 दोस्तों को सजेस्ट करें। आप हमें 9893224613 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 8349343113 पर भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।